हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संसदीय समितियां और कानून के निर्माण में इनकी भूमिका पर। आज का हमारा ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख पार्लियामेंट कमिटीज, देयर लीडर्स एंड देयर रोल इन लॉ मेकिंग के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 4 अक्टूबर को संसद की समितियों में बदलाव किया गया है। मंगलवार को घोषित 22 समितियों में से मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को केवल एक समिति की अध्यक्षता मिली है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को किसी भी समिति की अध्यक्षता प्राप्त नहीं हुई। कांग्रेस को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति की अध्यक्षता, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास गृह, वित्त, आईटी, रक्षा और विदेश मामलों की महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता है। अब इस संबंध में एक नया विवाद पैदा हो गया है। दरअसल विपक्षी दलों ने सत्तासीन भाजपा पर लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रियाओं को समाप्त करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसदीय परंपरा की देन है। भारत में ये समितियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसदीय समितियों में संसदों का एक पैनल होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कुछ समितियों में केवल लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति। संसद द्वारा समितियों के सदस्यों का चुनाव अपने बीच से ही किया जाता है। कुछ सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करते हैं। समितियां अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं तथा अध्यक्ष को ही रिपोर्ट सौंपती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां हैं, जो सरकारी व्यय, विधि, सरकार की नीतियां और योजनाएं, संसद का प्रशासन जैसे मामलों को देखती हैं। तो चलिए इस संबंध में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। संसदीय समितियों को वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां, प्रशासनिक समितियां, जवाबदेही समितियां और तदर्थ समितियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सरकार द्वारा लोक वित्त का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो, इस संबंध में संसद जिन समितियों का निर्माण करती है उन्हें वित्तीय समितियां कहते हैं। इन समितियों का गठन 1950 में किया गया था। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सिर्फ लोकसभा से चयनित होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। जबकि विभागों से संबंधित समितियों की स्थापना की बात करें तो 1993 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में इनकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में ऐसी समितियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 16 समितियां लोकसभा से संबंधित हैं, जबकि 8 समितियां राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा पैनल की अध्यक्षता इनसे संबंधित सदनों के सदस्य करते हैं। महत्वपूर्ण लोकसभा पैनलों में से कृषि, कोयला, रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और रेलवे हैं। राज्यसभा के महत्वपूर्ण पैनलों में शामिल हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय और पर्यावरण। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये समितियां मंत्रालयों को आवंटित धनराशि की जांच करती हैं। इसके अलावा संसद द्वारा प्रदत्त विधेयकों की जांच करना एवं उन सभी मुद्दों और विधेयकों का विश्लेषण करना जो समय समय पर संसद प्रेषित करे, इनके मुख्य कार्य हैं। विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सिफारिशी प्रकृति के होते हैं। वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनके सुझाव ठोस और महत्वपूर्ण होते हैं। संसद के दोनों सदनों को प्रतिदिन के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होती है। इस संबंध में संसद ने विभिन्न समितियों की स्थापना की है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति। कार्य मंत्रणा समिति संसद के दैनिक एजेंडे को तय करने में मदद करती है। संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी इन पैनल में सदस्यों को नामित करता है। मंत्री वित्तीय समितियों और कुछ विभागीय रूप से संबंधित समितियों के चुनाव या नामांकन के लिए पात्र नहीं होते हैं। अब बात करें तदर्थ समितियों की, तो इनकी स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद और सदन को रिपोर्ट सौंपने के बाद इन समितियों को भंग कर दिया जाता है।
प्रमुख तदर्थ समितियों में विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियां, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन और सुरक्षा समिति आदि हैं। संसद किसी विषय पर या किसी विधेयक की विस्तृत जांच के लिए दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का भी गठन कर सकती है। साथ ही दोनों सदनों में से कोई भी सदन एक प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी का भी गठन कर सकता है। संयुक्त संसदीय समिति और प्रवर समिति की अध्यक्षता आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के सांसद करते हैं। इन समितियों को भी सदन में रिपोर्ट जमा करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है। चूंकि संसदीय समितियां विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसीलिए इन्हें मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो चलिए इस संदर्भ में संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली एवं वैधानिक स्थिति को थोड़ा समझते हैं। किसी विधेयक पर बोलने का समय सदन में पार्टी के आकार के अनुसार आवंटित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बहस के कुल समय को दलों की सदस्य संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। जिस दल की सदस्य संख्या सबसे अधिक होगी उसको सबसे ज्यादा समय दिया जाता है। अक्सर देखने को मिलता है कि सांसदों को संसद में अपना विचार रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, भले ही वे संबंधित विषय के विशेषज्ञ हों। समितियां अपेक्षाकृत एक छोटा समूह होती हैं जिनमें बहस के समय को लेकर कोई विशेष बाध्यता नहीं होती है। समितियों की बैठकों में सदस्य सांसद को चर्चा का पर्याप्त मौका मिलता है। दूसरे, संसद में सामान्यतः एक वर्ष में लगभग 100 बैठकें ही होती हैं, जबकि समिति की बैठकें संसद के कैलेंडर से स्वतंत्र होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संसद के अधिवेशन से कहीं ज्यादा समिति की बैठकें प्रभावी होती हैं। अगर कहा जाए कि समितियों द्वारा विधेयकों को तैयार किया जाता है और संसद द्वारा केवल पास किया जाता है, तो गलत नहीं होगा। किसी दल से जुड़े होने के कारण आमतौर पर सांसद अपनी बात कहने में असमर्थ होते हैं, लेकिन समितियों की चर्चा गोपनीय और ऑफ कैमरा होती है, जिससे वे अपनी बात खुलकर और तार्किक ढंग से रख सकते हैं। नतीजतन कई सांसद मानते हैं कि विधेयकों से संबंधित असली चर्चा समितियों के अंदर होती है। इस संबंध में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का चर्चित कथन है कि जब कांग्रेस की कार्रवाई चल रही होती है तो ये किसी सार्वजनिक प्रदर्शनी की तरह होती है, जबकि असली कांग्रेस तो समितियों में दिखाई देती है। कई बार देखने को मिलता है कि भारतीय संसद को भी कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में लड़ाई का अखाड़ा बना लेते हैं, विशेषकर विपक्षी दल। जरूरी है कि संसदीय गरिमा को बरकरार रखा जाए। दरअसल समितियां विशेष रूप से किसी एक मंत्रालय से न जुड़कर सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करती हैं। इस संबंध में कहा जा सकता है कि समितियां अंतर मंत्रालय समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों के संबंध में समितियां महत्वपूर्ण सुझाव देती हैं जो लोकहित और देश हित में जरूरी होते हैं। इसके अलावा समितियां मंत्रालयों और संबंधित विभागों की अनुदान मांगों को देखती हैं और उनसे संबंधित विधेयकों की जाँच करती हैं। मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और उनकी दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करने के साथ ही साथ समयानुसार संसद को भी रिपोर्ट करने का कार्य समितियां करती हैं। किसी मामले को संसदीय समिति के पास भेजने के लिए सदन के अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्राप्त है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि इस प्रकार का निर्णय सत्ता में बैठे नेताओं के परामर्श से किया जाता है। समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कुछ इसी तरह से की जाती है। परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति की अध्यक्षता मुख्य विपक्षी दल का सदस्य करता है, परंतु वह सदस्य कौन होगा ये मुख्य विपक्षी पार्टी निर्णय करती है। वर्तमान में लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के पास है। लोक लेखा समिति समयानुसार बैठकें आयोजित करती है। समिति के अध्यक्ष को अधिकार होता है कि पैनल के समक्ष किसे बुलाया जाए और किसे नहीं। संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने का आदेश सिविल न्यायालय के समन की तरह होता है। यदि कोई समिति के सामने उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसे उपस्थित न हो पाने का पर्याप्त और उचित कारण बताना होगा। निवेदन को स्वीकार करना या न करना समिति के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि किसी मामले में यदि गवाह को बुलाने की जरूरत होती है तो निर्णय सदस्यों के बहुमत से तय होता है, न कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के आदेश मात्र से। संसदीय समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर 1 वर्ष का ही होता है। समितियों की संरचना भी कमोबेश एक समान रहती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में सरकारों ने समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को लगभग स्वीकार कर लिया है। ये पैनल अपने संबंधित मंत्रालयों में नीतिगत मुद्दों की भी जांच करते हैं और सरकार को सुझाव देते हैं। सरकार ने सुझावों पर क्या फैसला लिया, सुझाव को स्वीकार किया या इनकार, इसका जवाब वापस समिति में दाखिल करना पड़ता है। सरकार के जवाब के आधार पर समितियां प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति की रिपोर्ट को तालिकाबद्ध करती हैं
हालांकि प्रवर समितियों और जेपीसी, जिनमें बहुमत सत्ताधारी दल के सांसदों का होता है, के सुझाव को ज्यादातर स्वीकार किया जाता है। चलिए अब इस सब के बाद इस विषय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। तो संसदीय समितियां सरकारी नीतियों की निगरानी करती हैं और विभिन्न हितधारकों की आवाज के रूप में कार्य करती हैं। इन समितियों में विपक्षी दलों के सदस्यों के होने से नीतियों के एक पक्षीय होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस संबंध में जरूरी है कि विपक्षी सांसदों की समितियों में प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाए। विपक्षी दल जनता की आवाज माने जाते हैं। विपक्षी दल के सांसद सरकार में तो होते नहीं हैं, समितियों में उनके प्रतिनिधित्व का न होना जनता के प्रतिनिधित्व का न होने के समान है। अन्य मायनों में ये जनता के प्रतिनिधित्व को नकारना होगा। भारतीय संसदीय व्यवस्था की खासियत रही है कि छोटे से लेकर बड़े, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी निकायों में लोकतंत्र की खूबियां मौजूद हैं। लिहाजा समितियों के मामले में भी सरकार और विपक्षी दलों के बीच समानता बनी रहनी चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि संसद की बैठकों में सदस्यों की अधिकता की वजह से विधेयकों पर पर्याप्त और तर्कपूर्ण बहस नहीं हो पाती है। दूसरे, सरकार की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द विधेयकों को पास करा ले, बजाय कि उस पर पर्याप्त चर्चा हो। तो ऐसे में संसदीय समितियां ही वो महत्वपूर्ण इकाई होती हैं जो असंगत और त्रुटिपूर्ण विधेयकों पर अंकुश लगाती हैं। संसदीय समितियों में चयन का पैमाना विषय विशेषज्ञता होती है। सांसद भले ही किसी भी पार्टी का हो, पार्टी के ऊपर उसकी विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाती है। यदि सरकार अपनी मनमानी करेगी या चयन के किसी अन्य पैमाने को अपनाएगी तो सरकार और विपक्ष के बीच विवाद जरूर बढ़ेगा, जो किसी भी तरह से भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं है। अब इन सब चुनौतियों के बाद ये जानना जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो संसदीय समितियां एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य करती हैं जो संसद की प्रभावशीलता में सुधार करने में मददगार होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की जिम्मेदारियां उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। संसदीय कानूनों की प्रकृति जटिल होती जा रही है और राजस्व व्यय में भी तकनीकी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। दरअसल महत्वपूर्ण प्रस्तावित कानून, सरकारी नीतियों और व्यय की जांच सदन के पटल पर हो जाती है, परंतु संसद सदन में सभी सरकारी गतिविधियों की जांच मुश्किल है। इस संबंध में संसदीय समितियों का गठन किया जाता है जो जनता से जुड़ी याचिकाओं की जांच करने के साथ साथ संसदीय प्रशासन और प्रबंधन में भी मदद करते हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विषय विशेषज्ञता को सदस्यों के चयन में प्राथमिकता दी जाए। सरकार और विपक्ष का उद्देश्य दलीय भावना से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई अच्छे और प्रगतिशील विधेयक भी दलीय विवादों के कारण समाप्त हो जाते हैं या लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, संसदीय समितियों के बारे में बताते हुए विधि निर्माण में इनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए।